Okay, hello everyone. Now, as we have discussed the question paper of 1819 section A, and now we are going to discuss the paper pharmacology first BP 404T 1920. So, here are the questions that have already asked in this year, and we have the solution in written format. So, starting from the first question, that is define tachyphylaxis with example. So दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट फर्स्ट। टैकीफाइलेक्सिस, देखिए सबसे पहले आपको इसको रीड करना नहीं, मेरी बातें सुननी है, उसके बाद जब मैं रीड करूं तो आपको समझ लेना है एट लास्ट बस। देखिए टैकीफाइलेक्सिस क्या था कि आप किसी ड्रग को शॉर्ट टर्म में अगर रेपिटेटिव एक्सपोजर किसी ड्रग का करते हैं, मतलब देखो किसी ड्रग को जब लॉन्ग टर्म देते हैं तो अगर उस ड्रग का डोज आपको ज़्यादा देने पे उतना ही थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखे जो पहले मिलता था, उसको हम टॉलरेंस से जोड़ते थे। लेकिन टैकीफाइलेक्सिस में हम लॉन्ग टर्म की जगह पे क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म, और ड्रग का हम कैसे या तो एक हायर डोज देते हैं या तो सिंगल रेपिटेटिव डोज देते हैं। उसकी वजह से रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका रिस्पॉन्स कम हो जाता है, उसको बोलते हैं हम टैकीफाइलेक्सिस। तो टैकीफाइलेक्सिस इज द अपीयरेंस ऑफ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रिस्पॉन्स। वो भी था प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रिस्पॉन्स, ये भी था प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रिस्पॉन्स। वो मतलब टॉलरेंस, ये मतलब टैकीफाइलेक्सिस। वहां पर लॉन्ग टर्म की बात करते थे, यहां पर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। और ऐसा कंडीशन क्या है, टू अ गिवन डोज आफ्टर रेपिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इन शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन लिखना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एग्जामिनेशन में इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल्स की अगर बात करें तो लाइक जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है, बेसिकली ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट भी बोलते हैं, या अदर जो नाइट्रो डायलेटर होती हैं, बेसिकली ये टैकीफाइलेक्सिस शो करती हैं जल्दी रेपिटेटिव देने पे। इसीलिए इन दो दवाओं के बीच फ्री इंटरवल होता है 6 to 8 आवर के, मीन्स 6 to 8 आवर के बीच में आप अगर दोबारा ये ड्रग देंगे तो ये ड्रग का इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। 6 से 8 आवर के बाद इनका, इसीलिए एक थेरेप्यूटिक गैप जो होता है दो डोज के बीच में, वो 6 to 8 आवर रखा जाता है। इसी तरीके से नेजल डिकंजेस्टेंट्स होती हैं लाइक ऑक्सीमेटाजोलिन, इनको अगर कंटिन्यूसली आप 3 दिन से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको रिबाउंड कॉन्जेशन हो जाता है और रिस्पॉन्स भी कम हो जाता है। जिस चीज़ के लिए आप यूज कर रहे थे डीकंजेशन के लिए, अगेन आपको क्या हो जाता है, रिबाउंड कंजेशन। और ये बेसिकली हो क्यों रहा है, क्योंकि डीसेंसिटाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर रिसेप्टर जिनसे कि वो ड्रग जाके बाइंड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आंसर इस तरीके से मेंशन करना है, राइट, विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स को आपको हाईलाइट करने हैं, तभी आपको मार्क्स पूरे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटिव प्रिंसिपल इन फार्माकोकाइनेटिक। देखिए प्लेटिव प्रिंसिपल का मतलब है स्टेडी स्टेट से। स्टेडी स्टेट मतलब कोई चीज़ स्थिर हो, और स्थिर का मतलब यहाँ पे जो कह रहा है, पहले मैं आपको बोलता हूँ फिर आप ये डेफिनेशन रीड करेंगे। कोई ड्रग का जितना फ्रैक्शन या जितना वॉल्यूम या जितना अमाउंट आपका एक्सक्रीट हो, उतना ही अमाउंट आप पैरेलली क्या कर रहे हो, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो ब्लड में प्लाज्मा की कंसंट्रेशन चेंज होगी क्या, नहीं होगी। उस स्टेट को हम बोलते हैं बेसिकली प्लेटिव प्रिंसिपल या स्टडी स्टेट इन फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक प्लेटिव प्रिंसिपल क्या है, दिस प्लेटिव इज कॉल्ड स्टडी स्टेट, इसको स्टडी स्टेट बोलते हैं। एट स्टडी स्टेट द अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड ऑन ईच डोजिंग ओकेजन इज मैच करती है किससे, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ड्रग लीविंग द बॉडी बिटवीन ईच डोज। दोनों डोज में आपका जितना फ्रैक्शन एक्सक्रीट हो रहा, आप उतना ही डोज उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। इस स्टेट में आपकी ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी और आप बोलेंगे ड्रग आपकी स्टडी स्टेट में है, इट मीन्स प्लेटिव स्टेट में है, और यही होता है प्लेटिव प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। तो ये 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 19 और 20 के ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैट इन जैक स्टैट सिग्नलिंग।
जैक स्टैट सिग्नलिंग में देखिए, स्टैट का फुल फॉर्म आपको क्लियर होना चाहिए, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये किस में कौन सा रिसेप्टर है? जेनस काइनेज जैक स्टैट सिग्नलिंग पाथवे। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं। स्टैट बेसिकली क्या करता है? ये डाइमराइज होकर ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लियस में जाके ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जब ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा, इट मीन्स न्यू प्रोटीन की सिंथेसाइज करेगा। न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज होंगी तो नए फंक्शन इंडल्ज होंगे। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? द जेनस काइनेज सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ट्रांसक्रिप्शन जैक स्टैट pathway play a major role in transferring the signal from cell membrane receptor to the nucleus। क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है और इस सिग्नल को कहाँ ट्रांसड्यूस करता है? टुवर्ड्स न्यूक्लियस। द जैक स्टैट पाथवे इन साइटोकाइन रिसेप्टर सिग्नलिंग। अब ये लिगैंड का एक एग्जांपल दे रखा साइटोकाइन, क्योंकि साइटोकाइन अगर पूछे किससे, जैसे अगर कोई पूछता है कि जैक स्टैट के लिए एगोनिस्ट क्या होते हैं, तो लाइक आप एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं? साइटोकाइन कैन एक्टिवेट, स्टैट को एक्टिवेट करेगा जो डीएनए से बाइंड होगा, ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ करेगा और सेल डिवीजन या सर्वाइवल, एक्टिवेशन या रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू सेल, इस तरीके से अपने फंक्शन को देगा। तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज फेज 0 इन क्लिनिकल ट्रायल। तो देखिए, जैसे क्लिनिकल ट्रायल में बच्चा पढ़ता है फेज 1, 2, 3, 4, कई बार आप 0 फेज मिस करते हैं। फेज 0 ये माइक्रोडोजिंग स्टडी होती है। पहली बात तो इसका नाम ही आपको एग्जैक्ट लिखना होगा हाईलाइट करके, फेज 0 ऑल्सो कॉल्ड प्री फेज 1। फेज 1 के पहले, मतलब फेज 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरीके से फेजेस होती हैं। ये बहुत पहले से इसको नहीं है, ये अभी लेटेस्ट ये फेज 0 का इन्वॉल्वमेंट है, और तो इसको माइक्रोडोजिंग स्टडी भी कहते हैं। इसका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि आप फेज 1 में जब जाएं, जब आप कुछ पॉपुलेशन में ड्रग को अपने देखें कि उसका क्या है, इफेक्ट कैसा है, तो आपको बहुत ज़्यादा डोज वेरी ना करना पड़े, क्योंकि आप फेज 0 में ही डोज को चेंज करके उसका इफेक्ट देख चुके होते हैं। मीन्स फेज 0 ट्रायल क्या है कि ड्रग दैट प्रोग्रेस टू फेज 1, जो फेज 1 में जाने वाली है, are tested in escalating dosage to help establish a safe dosing regimen। मतलब उसको डिफरेंट डोजेज को हम एडमिनिस्टर करके कुछ इंडिविजुअल में देखते हैं कि हमको कौन सी डोज को आगे लेके फर्दर क्लिनिकल ट्रायल में चलना है। तो ये बेसिकली माइक्रो डोजिंग स्टडी है, राइट। तो इसमें डोज देखते हैं। अब बेसिकली फेज 0 स्टडीज यूज ओनली ए फ्यू स्मॉल डोजेस देखते हैं of a new drug in few people। A phase 0 trial is needed to increase the safety and success of new drug trial। ये तो बहुत ही कॉमन सी लाइन है कि फेज 0 ट्रायल जो है ये इंक्रीज करता है सेफ्टी एंड सक्सेस को नए ड्रग के ट्रायल को। बस आपका मेन जो पॉइंट है, फेज 0 में आप किसी ड्रग की डिफरेंट डोजेज की टेस्टिंग करते हैं, और जो डोज बहुत स्मॉल डोजेज को फ्यू पॉपुलेशन में करते हैं, ताकि आपका जिस डोज पे मान लीजिए कोई इफेक्ट नहीं है तो उस डोज को आप फर्दर यूज नहीं करेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है आपकी फेज 0। तो इसको माइक्रोडोजिंग स्टडी भी कहते हैं। ये बहुत इस क्लिनिकल ट्रायल से आपका क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय को ट्रांसमिशन। को ट्रांसमिशन बहुत सिंपल है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की साइनेप्टिक वेसाइकिल है, ये आपका को ट्रांसमीटर है। जैसा कि हमने को ट्रांसमिशन की थ्योरी में पढ़ा है कि को ट्रांसमीटर जो होते हैं वो या तो कभी कभी सेम वेसाइकिल में और कभी कभी डिफरेंट वेसाइकिल में स्टोर होते हैं, लेकिन ये रिलीज तभी होंगे जब प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और ये अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, जबकि को ट्रांसमीटर सेम टाइम जब ये रिलीज होते हैं तब रिलीज होता है और ये अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर से बाइंड होता है, लेकिन ये अपने और इसका भी ऑटो रिसेप्टर होता है। और ये ओवरऑल ये देखिए इस एरो से आप देख सकते हैं कि ये इसके भी फंक्शन को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, जबकि अपना भी ये खुद का फंक्शन दे रहा है। इधर प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर का खुद का एक्शन, इधर को ट्रांसमीटर का खुद का एक्शन, और इधर को ट्रांसमीटर का जो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसके एक्शन पे मॉड्यूलेशन, उसके एक्शन को थोड़ा चेंज करता है, मॉड्यूलेट करता है। तो उसको ये एरो से दिखाया गया। अब आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप
ये जरूर लिखें कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में लाइक को ट्रांसमीटर आपके यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपको जरूर लिखना है लाइक न्यूरोपेप्टाइड वाई, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वेसिको इंटेस्टाइनल पेप्टाइड वीआईपी, नाइट्रस ऑक्साइड, तो इस तरह के, या न्यूरोपेप्टाइड वाई जैसा मैंने बोल चुका है एनपीवाई कैपिटल में, तो ये आपके क्या है, को ट्रांसमीटर है, राइट। तो ये को ट्रांसमिशन की प्रोसेस है। आप इसमें, ये मैंने कट पेस्ट किया था इसलिए यहाँ पे है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, रिटोड्रिन एंड सॉल्ब्यूटामोल। देखिए आपसे ड्रग ओरिएंटेड क्वेश्चन एक आपका 2 मार्क्स में जरूर आता है, तो अगर जिस बच्चे को क्लासिफिकेशन याद है वो इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कर ले जाएगा। रिटोड्रिन आपकी सिंपल बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, और बीटा 2 बेसिकली रिटोड्रिन का हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, स्मूथ मसल के रिलैक्सेशन में। और स्मूथ मसल को हम रिलैक्स करते हैं कब, जब हमको प्री मैच्योर, आप मान लीजिए बेबी प्री मैच्योर है, आप डिलीवरी नहीं कराना चाहते, तो प्री मैच्योर लेबर या डिलीवरी को आप स्टॉप करने के लिए यूट्रस को क्या रिलैक्स करना चाहेंगे, और उस तरह में आप यूज़ करते हैं रिटोड्रिन। तो ये किसका, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। सॉल्ब्यूटामॉल का बेसिकली हम अस्थमा या सीओपीडी में यूज़ करते हैं। ये ब्रोंकस में B2 रिसेप्टर को B2 के थ्रू ब्रोंको डायलेशन करता है, और ब्रोंको डायलेशन करता है तो एयरवेज को क्या करता है, रिलैक्स करता है, जिससे ब्रीथ लेने में आसानी होती है। तो बहुत सिंपल है, सॉल्ब्यूटामॉल इज यूज्ड टू रिलीव सिम्टम ऑफ एस्थमा एंड सीओपीडी सच एज कफिंग, वीजिंग, फीलिंग ब्रीथलेस, और ये बेसिकली रिलैक्स करता है, और सॉल्व इनहेलर में आता है, ये कॉमन चीज़ें हैं। तो आप इस तरह हाईलाइट करके उसकी कैटेगरी, ये भी आपका बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वाइगाबेट्रिन। वाइगाबेट्रिन का बेसिकली गाबा ट्रांसएमिनेज जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करता है, और गाबा ट्रांसएमिनेज एंजाइम क्या होता है, जो गाबा को ब्रेक करता है। अब जब गाबा ट्रांसएमिनेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो गाबा ब्रेक नहीं होगा, तो यही लिखा गया है कि वाइगाबेट्रिन इनहिबिट द गाबा डिग्रेडिंग एंजाइम, जो गाबा को डिग्रेड करते हैं, गाबा ट्रांसएमिनेज, resulting in widespread increase in the GABA concentration in the brain. The increase in the GABA function as a brake on the excitatory process that can initiate seizure activity. और आपको पता होना चाहिए कि वाइगाबेट्रिन एज ए एंटी इपिलेप्टिक ड्रग हम यूज़ करते हैं। वो किस तरह से एक्शन देता है, गाबा ट्रांसएमिनेज, गाबा को जो ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम है उसको इनहिबिट करके गाबा के लेवल को ब्रेन में बढ़ा के इनहिबिटरी एक्टिविटी को बढ़ाता है, जबकि एक्साइटेटरी को कम करता है, जो कि गोल ऑफ थेरेपी है किसकी, इपिलेप्टिक ड्रग्स की, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स की। तो ये आपका ड्रग ओरिएंटेड क्वेश्चन है। डिफ्यूजन हाइपोक्सिया, देखिए डिफ्यूजन हाइपोक्सिया सेकंड गैस इफेक्ट या मैक वैल्यू, मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन, इससे कई बार क्वेश्चन आपका आता है। जैसे आपका ये पूछा है, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया क्या होता है। तो बच्चों आपको जैसे मैंने बताया कि नाइट्रस ऑक्साइड का, पहले आप सुन लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड की मैक वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, और जिस एजेंट की मैक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी पोटेंसी उतनी कम होगी, क्योंकि इनके बीच जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। तो आप, मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं मैक वैल्यू के और डिफ्यूज़न हाइपोक्सिया के, और भी सेकंड गैस इफेक्ट के, तो वो जरूर पढ़ें, नाइट्रस ऑक्साइड की प्रॉपर्टी है। हाँ, तो हम कहाँ थे कि डिफ्यूज़न हाइपोक्सिया में बेसिकली क्या है कि चूंकि नाइट्रस ऑक्साइड की मैक वैल्यू बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसकी कंसंट्रेशन, हम चूंकि पोटेंसी कम है तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अब जब सिलेंडर में आपकी गैस भरी होगी, मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड, तो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी पोटेंसी कम है तो अमाउंट हमको ज़्यादा लेना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके लंग्स में या एल्वियोलाई में तो गैस है नहीं, या ब्लड में नाइट्रस ऑक्साइड, तो बहुत तेज़ी से शिफ्ट होगी गैस किधर, ब्लड की तरफ। अब बात आती है डिफ्यूजन हाइपोक्सिया, जब आप सिलेंडर को क्लोज कर देते हैं, मतलब आप डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड करते हैं, तो जो ट्रांसफर हो रहा था तेजी से, अब ट्रांसफर रिवर्स डायरेक्शन में होगा। मींस जो ब्लड में नाइट्रस ऑक्साइड है वो एक्सहेलेशन के थ्रू वो एल्वियोलाई में प्रेजेंट ऑक्सीजन को हटाते हुए वो एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकलेगी। तो जब एल्वियोलाई में प्रेजेंट ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तब बोलेंगे कि आपको हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी। जैसे डिफ्यूजन हाइपोक्सिया क्या है, फॉलोइंग डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड
द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द गैसेज इन द लंग्स एंड द एल्वियोलर सर्कुलेशन रैपिडली रिवर्स। रिवर्स का मतलब है पहले क्या था कि सिलेंडर से गैस तेजी से आ रही थी लंग्स में, अब रिवर्स का मतलब है कि ब्लड या लंग से गैस तेजी से जा रही है बाहर एक्सहेलेशन के थ्रू। तो रिवर्स इज लीडिंग टू रैपिड ऑक्सीजन डाइल्यूशन। आप यह कह सकते हो ऑक्सीजन का वहां से क्या होगा, रिमूवल, या ऑक्सीजन डाइल्यूशन अच्छा वर्ड है। तो रैपिड ऑक्सीजन डाइल्यूशन इन द एल्वियोलाई एंड सब्सिक्वेंट हाइपोक्सिया, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन हाइपोक्सिया एंड इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ जनरल नाइट्रस ऑक्साइड ओनली। और ये जनरल एनास्थेटिक का क्वेश्चन है, दो नंबर का। अच्छा, तो इसमें प्रॉब्लम में हम यूज क्या करते हैं, 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी फॉलोड नाइट्रस ऑक्साइड सिसेशन। नाइट्रस ऑक्साइड इंड्यूस जो डिफ्यूजन हाइपोक्सिया, उसके ट्रीटमेंट में हम 100% ऑक्सीजन की सप्लाई उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए आप जो सेपरेट वीडियो वो देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टोल्कापून एंड रेसाजलिन। बहुत सिंपल है, टोल्कापून आपका कॉम्ट इनहिबिटर होता है। अच्छा बच्चों, जब कॉम्ट इनहिबिटर होगा तो कॉम्ट किसको ब्रेक करता है, लीवोडोपा को। और लीवोडोपा जब ब्रेक नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएगा वो, ट्रिपल बी में। मतलब ट्रिपल बी में उसकी रीच क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, यहाँ जो OMD लिखा हुआ है, OMD, ये लीवोडोपा जब ब्रेक होता है तो OMD, उसका मेटाबोलाइट OMD बनता है, और OMD खुद लीवोडोपा से कंपटीशन करता है ट्रिपल बी तक जाने के लिए। तो चूंकि ये एंजाइम क्या कर रहा है, ये ड्रग क्या कर रही है, टोल्कापून COMT को इनहिबिट कर रही है। तो पहली बात तो कंपटीशन को कम कर रही है, क्योंकि OMD बनेगा नहीं, लीवोडोपा से कंपटीशन करेगा नहीं ट्रिपल बी तक जाने के लिए, तो केवल कौन जाएगा, लीवोडोपा। एक तो ये क्लियर हो गया। और दूसरा, अगर ये देखें कि लीवोडोपा के मेटाबॉलिज्म को रोक के लीवोडोपा का ट्रिपल बी तक के रीच को ये बढ़ाता है टोल्कापून। तो टोल्कापून इज बिलीव्ड टू बी रिलेटेड इट्स एबिलिटी टू इनहिबिट द COMT कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज and alter the plasma pharmacokinetic of levodopa, resulting in an increase in plasma levodopa concentration. अब जब the inhibition of COMT also cause reduction in circulating 3-OMD as a result of decreased peripheral metabolic product of levodopa, this may lead to an increased distribution of levodopa into CNS through the reduction of its competitive substrate। मतलब वही बात जो मैंने बताई कि इसके competition 3-OMD से जो है ट्रिपल बी तक जाने का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में वो कम होगा, जिससे लीवोडोपा ज़्यादा होगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसको पार्किंसन में हम यूज करते हैं। रेसाजलिन आपका माओ बी इनहिबिटर होता है और ये प्रिवेंट्स करता है किसको, माओ बी को। तो इस तरीके से आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये टोल्कापून और रेसाजलिन का। तो ड्रग ओरिएंटेड देखिए, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट है कि आएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस का मतलब है कि आप किसी ड्रग को जब लेते हैं तो आपको वेल बींगनेस की फीलिंग आती है, अगर आप नहीं लेते तो आपको फीलिंग आती है कि आप अनवेल हैं, अच्छे नहीं हैं। 2 तरीके की डिपेंडेंस होगी, एक फिजिकल होगी, एक साइकोलॉजिकल होगी। फिजिकल में आपको उसकी जो ड्रग नीड होगी, अगर आप उसको सडन आपको रोक दिया जाए तो आप पे विड्रॉल सिम्टम दिखाई देंगे, लेकिन जो विड्रॉल सिम्टम होंगे फिजिकल डिपेंडेंस में वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल नहीं होंगे। जबकि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में आपके जो, अगर किसी चीज़ पे आप साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हैं, अगर वो स्टॉप कर दी जाए तो आपको इंटेंस क्रेविंग होगी और आप इमोशनली अपसेट भी होंगे। तो इमोशनल अपसेट होना और इमोशनल अपसेट ना होना, ये बहुत रिमार्केबल डिफरेंस है। फिजिकल डिपेंडेंस में आप इमोशनल अपसेट नहीं होते हैं, जबकि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में आप इमोशनल अपसेट होते हैं। एग्जाम्पल्स भी जरूर कोट करें आप, लाइक निकोटिन, मॉर्फिन, हेरोइन, कोकेन, एम्फेटामिन एंड एल्कोहल, जो ड्रग डिपेंडेंस कॉज करती है। तो ये ड्रग डिपेंडेंस का क्वेश्चन है। सो इस तरीके से आप 2019 और 20 के क्वेश्चन को प्रिपेयर करके लर्न करके आप जाएं तो नो डाउट आप जब 18, 19 और 19, 20 का पेपर इस तरीके से करके जाएंगे तो आपको श्योर एंड शॉर्ट है कि आपको पहले के भी क्वेश्चन के आने की या रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो भी आपका पेपर होगा उसको हम सॉल्व करेंगे और उसको भी हम समझेंगे। आई होप आपकी हेल्प हो पा रही होगी, और आपकी हेल्प हो पा रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को, आप अगर हेल्प हो पा रही है तो उसमें आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।